अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस कर रहे हैं लेक्चर नंबर 5 को। और आज का लेक्चर हमारा नेक्स्ट टेक्निक के बारे में है। और आपको याद होगा 2 टेक्निक्स हम मुकम्मल कर चुके हैं और आज हम डिस्कस करेंगे तीसरी टेक्निक को, जिसका नाम है डिस्टिलेशन। अब ये डिस्टिलेशन की टेक्निक बहुत इंपॉर्टेंट है और जब तक आप इसके बेसिक आइडिया को अंडरस्टैंड नहीं करेंगे आपको इस टेक्निक की समझ नहीं आएगी। तो इस पहली स्लाइड के ऊपर हम इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं कि डिस्टिलेशन की टेक्निक है क्या। असल में डिस्टिलेशन एक ऐसा प्रोसेस है, मैं इसको डिफाइन करने वाला हूं। इसकी डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है, आपकी बुक में मेंशन होगी, बिल्कुल एग्जैक्टली वही डेफिनेशन आपको दोबारा लिखने जा रहा हूं यहां पे कि डिस्टिलेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें सेपरेशन होती है लिक्विड्स की। अगर आप पिछले कॉन्सेप्ट को रिवाइज करो तो हमने सॉलिड सैंपल की सेपरेशन की है, तो यहां पे बेसिकली लिक्विड्स की सेपरेशन होती है डिस्टिलेशन के प्रोसेस में। अब ये लिक्विड की डिस्टिलेशन किससे होगी, लिक्विड की सेपरेशन किससे होगी? लिक्विड की सेपरेशन होगी इनके मिक्सचर से। हम आगे चल के डिस्कस करेंगे कि ये मिक्सचर जो है ये सिंपल डिस्टिलेशन में और है, जबकि ये फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में और है। सिंपल डिस्टिलेशन में मिक्सचर जो है वो किसी सॉल्यूशन की फॉर्म में हो सकता है, जिसमें एक सॉलिड सॉल्वेंट होगा, सॉलिड सल्यूट होगा सॉरी, और दूसरा उसमें सॉल्वेंट होगा। तो सॉल्वेंट को सल्यूट से सेपरेट करने के लिए हम एक डिस्टिलेशन को करेंगे, यानी ये सोल्यूशन की फॉर्म में भी हो सकता है हमारा मिक्सचर, और इस फॉर्म में जो डिस्टिलेशन होगी उसको हम आगे चल के उसकी टाइप्स में डिस्कस करते हैं। जबकि दूसरी तरफ ये लिक्विड्स के मिक्सचर भी हो सकते हैं, दो या दो से ज्यादा लिक्विड्स आपस में उनका मिक्सचर बनाओ। ये लिक्विड्स आपस में मिसिबल होंगे, डिसॉल्व हुए हुए होंगे और इनकी सेपरेशन की जाएगी। एक लिक्विड को दूसरे लिक्विड से कैसे सेपरेट किया जाता है वो इस टेक्निक के अंदर पढ़ा जाएगा। तो सेपरेशन ऑफ लिक्विड्स है मिक्सचर से। अब ये मिक्सचर सॉल्यूशन की फॉर्म में भी हो सकता है और लिक्विड्स, इन दोनों को डिफरेंस को ज़हन में रखिएगा, तभी आपको डेफिनेशन की सही से अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी और सही तरीके से आप कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड कर पाएंगे। तो अब इस मिक्सचर की होती है सेपरेशन। सेपरेशन होगी, पहले इसके वेपर्स बनाए गए, दो काम किए जाएंगे, पहले हीटिंग की जाएगी और हीटिंग से उस सॉल्वेंट के लिक्विड के वेपर्स बनेंगे, वेपोराइजेशन होगी। तो पहले फॉर्म में वेपर्स बनेंगे और फिर बैक वक्त इसकी हीटिंग के बाद उन वेपर्स को कूल किया जाएगा, यानी इसके बाद कूलिंग की जाएगी और ये जो वेपर्स बने हैं पहले स्टेप में ये दोबारा से चेंज हो जाएंगे, वेपर्स दोबारा से लिक्विड में दोबारा से चेंज हो जाएंगे, फ्रीज हो जाएंगे और इनसे दोबारा लिक्विड बन जाएगा। तो पहले वेपर्स बनेंगे हीटिंग के ऊपर, वेपोराइजेशन होगी और फिर लिक्विड दोबारा से उसको बैक कन्वर्ट कर लिया जाएगा, अगेन से बना लिया जाएगा ऑन कूलिंग। तो डेफिनेशन को हम इस तरीके से डिफाइन करेंगे कि डिस्टिलेशन इज अ प्रोसेस ऑफ सेपरेशन ऑफ लिक्विड्स फ्रॉम मिक्सचर बाय वेपोराइजिंग एंड देन कूलिंग बैक इनटू लिक्विड। कूलिंग बैक, दोबारा से आप कूल करेंगे तो उससे दोबारा से लिक्विड बन जाएंगे। तो इस तरीके से इसकी डेफिनेशन जो है वो मुकम्मल होती है। तो अब अगर आपने डिस्टिलेशन को अंडरस्टैंड कर लिया है तो इसमें दो काम हो रहे हैं, पहले इसमें हीटिंग हो रही है और हीटिंग के बाद हीटिंग में क्या बन रहा है, हीटिंग में वेपर्स बन रहे हैं और फिर हीटिंग के बाद जो वेपर्स बनते हैं इन वेपर्स की क्या हो रही है, इनकी कूलिंग हो रही है। और कूलिंग में ये वाले वेपर्स जो हैं ये दोबारा से चेंज होके किस में जा रहे हैं, ये दोबारा से चेंज होके वो उस लिक्विड में जा रहे हैं जिसको हम प्यूरिफाई करना चाह रहे हैं। तो यहां पे हमारा जो डिजायर कॉन्स्टिट्यूएंट होगा वो कोई भी लिक्विड हो सकता है जिसकी हमने सेपरेशन करनी है। तो बेसिकली डिस्टिलेशन टेक्निक का पर्पज ही क्या है कि इनकी सेपरेशन की जाए, लिक्विड्स की सेपरेशन की जाए। तो अब इस टेक्निक की दो बड़ी टाइप्स हैं और इन टाइप्स की अगर हम बात करें तो एक तो वही क्लासिकल टाइप जिसको हम सिंपल वे में सिंपल डिस्टिलेशन कहते हैं, सिंपल डिस्टिलेशन की टाइप। और दूसरी जो है ये थोड़ी सी एडवांस टेक्निक है और ये थोड़ी सी पहले वाली से ज्यादा इफेक्टिव भी है और इसका नाम है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। तो एक तरफ सिंपल डिस्टिलेशन और दूसरी तरफ फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। अब इसको अंडरस्टैंड करना बड़ा जरूरी है। तो अब देखें किस तरीके से हम अंडरस्टैंड करेंगे। सिंपल डिस्टिलेशन जो है, सिंपल डिस्टिलेशन की टेक्निक ये बहुत ही सिंपल है और किस कॉन्टेक्स्ट में है कि इसमें सॉल्यूशन में से
सल्यूट को और सॉल्वेंट को अलग किया जाता है, खासकर सॉल्वेंट को प्यूरिफाई किया जाता है। और बार बार आपने इस टेक्निक को पढ़ा है। ये मेथड है सेपरेशन ऑफ अ लिक्विड। अगर मैं इसको डिफाइन करूं तो ये सेपरेशन ऑफ अ लिक्विड, किसकी सेपरेशन हो रही है? किसी भी सॉल्वेंट की या किसी भी लिक्विड की सेपरेशन हो रही है। और किस से इसकी सेपरेशन हो रही है? किसी सोल्यूशन से, जो कि ऊपर हमने पढ़ा कि इसकी फॉर्म में जो मिक्सचर होगा वो सोल्यूशन होगा। और किस पे? भाई पहले हीटिंग होगी और हीटिंग के बाद क्या हो जाएगी? हीटिंग के बाद वेपर्स बनेंगे और वेपर्स के बाद में क्या कर लेंगे? कूलिंग। और कूलिंग से क्या हो जाएगा? वो दोबारा से लिक्विड की फॉर्म में हमारे पास अचीव हो जाएगा। यानी यहां पे सॉल्यूशन है और इससे ये वाला हमारा जो फाइनल है कंपोनेंट सॉल्वेंट वो अलग हो गया। एग्जांपल देखें। एग्जांपल बहुत सिंपल है कि सी वाटर जो है, समंदर का जो पानी है, आपको पता है कि इसमें डिफरेंट टाइप के आइंस होते हैं, डिफरेंट टाइप के सॉलिड इंप्योरिटीज होती हैं जो इसमें डिसॉल्व होती है। अब चूंकि वो डिसॉल्व है तो ये सोल्यूशन बना हुआ है। और अगर हम इस सी वाटर को बॉयल करना शुरू करें, इसकी पहले हीटिंग करें, तो पानी बॉयल हो जाएगा और बॉयल होने के बाद वेपर्स बनेंगे। और वेपर्स को बाद में अगर हम वेपर्स को कूल कर ले तो उससे वाटर जो है H2O प्योर फॉर्म में अलग हो सकता है, जबकि जो इंप्योरिटीज हैं वो किधर रह जाएंगी? वो उसी बीकर में रह जाएंगी। तो इससे सी वाटर की सेपरेशन हो जाएगी। तो सी वाटर को जो ड्रिंकेबल नहीं है उसको ड्रिंकेबल बनाने के लिए हम क्या करते हैं? हम सिंपल फिल्ट्रेशन करते हैं, सिंपल डिस्टिलेशन सॉरी करते हैं। अब सिंपल डिस्टिलेशन का फिनोमेना यहां हमें समझ आता है। दूसरी तरफ बात करते हैं हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन एक ऐसा मेथड है डिस्टिलेशन का जिसमें दो या मोर देन टू आर मोर देन टू लिक्विड्स जो आपस में मिक्स होते हैं, आपस में मिसिबल होते हैं, उनको सेपरेट किया जाता है बेस्ड ऑन, याद रखो ये लफ्ज लाजमन इसमें लिखना है, बेस ऑन द बेसिस ऑफ देयर बॉइलिंग पॉइंट। उनके बॉइलिंग पॉइंट के डिफरेंस की बेस पर उनकी सेपरेशन होती है। और ऐसे केस को हम क्या कहते हैं? ऐसे ऐसे टाइप ऑफ डिस्टिलेशन को हम कहते हैं फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। और इसकी एग्जांपल बहुत आसान है कि अगर आपके पास इथाइल अल्कोहल है और साथ में वाटर है, ये दोनों आपस में मिसिबल होते हैं, हम इन दोनों को यहां से सेपरेट कर सकते हैं। किस तरीके से सेपरेट करेंगे? ये बेस्ड ऑन देयर बॉइलिंग पॉइंट। आपको पता है कि इथाइल अल्कोहल जो है वो बॉयल होती है 78 डिग्री सेल्सियस पे, जबकि वाटर का बॉइलिंग पॉइंट है 100 डिग्री सेल्सियस। तो अगर मैं बॉइलिंग स्टार्ट करूं तो पहले कौन अलग हो जाएगा? पहले वेपर्स बनेंगे अल्कोहल के, और बाद में वेपर्स बनेंगे वाटर के। तो पहले अल्कोहल के वेपर बना के उनको हम कूलिंग उसकी कर लेंगे, और फिर वाटर के वेपर बना के वाटर की कूलिंग कर लेंगे। तो इस तरीके से इनकी सेपरेशन हो जाएगी। तो इन दोनों में जो क्रिटिकल डिफरेंस था उसको हमने यहां इंडिकेशन उसको डिस्कस कर लिया, इलस्ट्रेट कर लिया उसको इन द फॉर्म ऑफ डेफिनेशन। तो होपफुली आपको इन दोनों का जो डिफरेंस है वो अंडरस्टैंड हो गया होगा। अब हम इसके बाद बात करते हैं दोनों के ऑपरेटर्स के ऊपर। तो सबसे पहले हम देखते हैं सिंपल डिस्टिलेशन को, कि सिंपल डिस्टिलेशन किस तरीके से प्रोसीड की जाती है और इसके अंदर की ऑपरेटर्स में जो चीजें हैं वो कौन सी शामिल है। याद रखो, सिंपल डिस्टिलेशन सॉल्यूशन की सेपरेशन है और सॉल्यूशन में से किसी सॉल्वेंट को अलग किया जाता है, किससे? सल्यूट से। ये हम पीछे भी पढ़ चुके हैं, तो मैं बार बार इसकी मेन जो डिस्क्रिप्शन है वो नहीं बताऊंगा। आपके जहन में होना चाहिए कि सॉल्वेंट को अलग करते हैं हम सल्यूट से। और एग्जाम्पल जो वही है जो पहले भी हमने पढ़ी है, उसी एग्जाम्पल को जहन में रखें। और वो ये थी कि सी वाटर को आपने प्यूरिफाई करना है। तो सी वाटर में किसको? वाटर को आप सॉलिड पार्टिकल से अलग करेंगे, इसको आपने ड्रिंकेबल बनाना है, पीने के काबिल बनाना है समंदर के पानी को। तो इसके लिए आपको जो प्रोसेस करना होगा वो सिंपल डिस्टिलेशन का होगा। अब इस डिस्टिलेशन के काम में यानी ऑपरेटर्स इसका बिल्कुल सिंपल है। और वो सिंपल ऑपरेटर्स क्या है जो डिस्टिलेशन का ऑपरेटर्स होता है? एक तरफ आपको बर्नर यूज करना पड़ेगा, बर्नर के साथ वो डिस्टिलिंग फ्लास्क होगी, वो फ्लास्क जिसके अंदर यहां पे जो फ्लास्क लगी हुई है, इस फ्लास्क के अंदर आपका कोई भी सैंपल लिया जाएगा, जो कि इस फॉर्म में सैंपल मिक्सचर कौन सा है हमारे पास? यहां पे सैंपल मिक्सचर है सी वाटर बिलफर्ज ले लें आप। तो हमारे पास सोल्यूशन की फॉर्म में सैंपल मिक्सचर है। अब इसी सैंपल मिक्सचर के अंदर ऐड किए जाएंगे
इसमें एडिशन होगी कुछ ग्लास बीड्स बॉइलिंग चिप्स की, यहां पे याद रखें, यहां पे हम इसमें एडिशन करेंगे बॉइलिंग चिप्स की। अब ये बॉइलिंग चिप्स क्या होते हैं? ये बॉइलिंग चिप्स छोटे छोटे पीसेस होते हैं जो असल में लिक्विड को बंपिंग से बचाते हैं। बंपिंग मतलब कि जब भी कोई लिक्विड बॉयल होता है तो आपको पता है कि उसके अंदर से वेपर्स काफी क्वांटिटी में ऊपर उछल रहे होते हैं। आपने दूध गर्म किया, आपको पता है दूध के ऊपर होता है, चाय बनाते हुए चाय जो है वो ऊपर जा रही होती है। तो बेसिकली क्या हो रहा होता है, वो बंपिंग हो रही होती है। उस बंपिंग को मिनिमाइज करने के लिए इसमें क्या किए जाते हैं, हल्के हल्के चिप्स ऐड किए जाते हैं, बॉइलिंग चिप्स इनको कहते हैं, जो मेंटेन करते हैं बंपिंग को और एक यूनिफॉर्म वेपोराइजेशन का जो फिनोमेना है वो बनाते हैं। अब ये बंपिंग चिप्स ऐड हो गए, आपने इसमें पहले सैंपल सॉल्यूशन ऐड किया और फिर बंपिंग चिप्स, और फिर आपने इसकी बर्निंग स्टार्ट की। बर्नर की मदद से आपने इसको नीचे से हीट करना स्टार्ट किया। जैसे हीट करेंगे तो यहां से अब आपको पता है कि इसमें दो चीजें हैं, वाटर है और साथ में इसके सॉलिड डिसॉल्व्ड इंप्योरिटीज है। ये सॉलिड इसके अंदर मुकम्मल तौर पर डिसॉल्व हो चुका है, तो डिसॉल्व इंप्योरिटीज हैं। अब ये डिसॉल्व इंप्योरिटीज नीचे बैठ रह जाएंगी, जबकि वेपर्स बनना शुरू हो जाएंगे 100 डिग्री सेल्सियस के ऊपर, किसके? वाटर के। अब जब ये वेपर्स बनेंगे तो थर्मोमीटर यहां लगा हुआ है जो शो करेगा टेम्परेचर, तो हम देखेंगे 100 डिग्री के ऊपर टेम्परेचर रुक जाएगा जब तक कि सारे का सारा लिक्विड चेंज नहीं हो जाता वेपर्स में। जैसे ही ये वेपर्स बनेंगे, फौरन से इन हॉट वेपर्स को जो यहां बनेंगे इस फ्लास्क के जरिए कंडेंसर में मूव करेंगे। ये जो जितना हिस्सा आप देख रहे हैं, ये वाला हिस्सा, ये कंडेंसर है। अब कंडेंसर का काम क्या होता है? कंडेंसर का काम होता है कूलिंग करना, और इसमें एक तरफ से कोल्ड वाटर को एंटर किया जाता है और दूसरी तरफ से कोल्ड वाटर निकल जाता है। और निकलने पर कंडेंसर क्या करता है कि जो वेपर्स आ रहे होते हैं उन वेपर्स को दोबारा किस में कन्वर्ट कर देता है? दोबारा उनको लिक्विड्स में चेंज कर देता है। और जब उनको लिक्विड्स में चेंज करता है तो इसको हम जो कलेक्शन फ्लास्क है, जो रिसीविंग फ्लास्क है, उसमें हासिल कर लेते हैं। और जो चीज हमारे पास अचीव होती है उसको हम कहते हैं ये है डिस्टिलेट। क्योंकि ये डिस्टिलेशन के प्रोसेस से आ चुका है इसलिए इसको नाम दिया गया है, ये डिस्टिलेट है। तो फाइनली डिस्टिलेट यहां पे हासिल हो जाएगा और जो इंप्योरिटीज होंगी वो पीछे रह जाएंगी। अब यहां पे अगर आप वैसे देखें तो यहां कोई बहुत ज्यादा हमने कंप्लेक्स अपरेटस यूज नहीं किया। जो मेन चीजें हैं वो यही है कि इसमें सोल्यूशन को सेपरेट करते हैं, और ये बहुत काफी टाइम से चलता आ रहा है। ये आप देख ले कि अर्ली जो स्टेज था साइंटिफिक रेवोल्यूशन का, उसमें भी इसी अपरेटस को यूज करते हुए डिस्टिलेशन की जाती थी और वाइडली यूज भी होता है। तो इसमें मोस्टली सोल्यूशन को ही सेपरेट किया जाता है, और इनको वो लिक्विड्स भी सेपरेट आप कर सकते हैं। एक एक्सेप्शन मौजूद है, इसको भी नोट डाउन कर लीजिएगा कि आप उन लिक्विड्स को भी सेपरेट इससे कर सकते हैं। दो लिक्विड भी आपस में मिसिबल हो उनको भी सेपरेट कर सकते हैं, लेकिन अगेन कंडीशन यही है कि उन लिक्विड्स के दरमियान जो टेम्परेचर डिफरेंस है वो बहुत ज्यादा होना चाहिए। वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट कि आप लिक्विड की सेपरेशन सिंपल डिस्टिलेशन से कर सकते हैं, लेकिन उस केस में जो टेम्परेचर डिफरेंस है वो बहुत ज्यादा हो, और अगर टेम्परेचर डिफरेंस ज्यादा होगा तभी उनकी सेपरेशन सही से हो सकेगी। फिर इसके बाद अगर हम अपरेटस की बात करें तो सिंपल अपरेटस है, इसमें जो चीज इस्तेमाल नहीं हो रही, जो दूसरे से अलग है, वो है डिस्टिलेशन कॉलम या फ्रैक्शनल कॉलम भी इसको आप कहते हैं। तो ये वाला कॉलम जो है फ्रैक्शनेटिंग कॉलम है, और ये कॉलम यहां पे यूज नहीं हो रहा, ये फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में यूज होगा, यहां यूज नहीं होगा। तो आपने इसको इसको भी देख लिया, और फिर इसका अगर कंपैरिजन करेंगे फ्रैक्शनल के साथ तो ये वाला इतना एफिशिएंट नहीं है जितना फ्रैक्शनल है। तो याद रखो ये लेस एफिशिएंट है कंपैरिजन टू फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। तो ये इस तरीके से हमने सिंपल डिस्टिलेशन को कवर किया है। सिंपल डिस्टिलेशन का ऑपरेटर्स आपके सामने है, प्रोसीजर हमने डिस्कस कर लिया। तो कोई बहुत ज्यादा क्वेश्चन इस पोर्शन से नहीं आता, लेकिन सिंपल डिस्टिलेशन की अंडरस्टैंडिंग, सिंपल डिस्टिलेशन की फंक्शनिंग, इसका प्रोसीजर आपको समझ आना चाहिए। तो दूसरा इंपॉर्टेंट जो इसकी टेक्निक में टाइप है डिस्टिलेशन की टेक्निक में, और ये है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन की। तो डिस्टिलेशन में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट या सबसे ज्यादा आपका जो वास्ता है वो इसी टेक्निक से पड़ेगा, ये सेकंड नंबर की है, और ये फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। असल में तो हमारा पर्पस ही इसी टेक्निक को यहां डिस्कस करना है। सिंपल डिस्टिलेशन आपने अर्लियर क्लासेस के अंदर डिस्कस की होगी। तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन क्या है?
नाम से शो हो रहा है। अगर आप इसका पहला हिस्सा देखें तो पहला हिस्सा बता रहा है फ्रैक्शन, और फ्रैक्शन का मतलब होता है कि डिफरेंट टाइप्स में, डिफरेंट फैक्शन के अंदर, फ्रैक्शन का मतलब यह है कि डिफरेंट फैक्शंस, डिफरेंट सेक्शंस, ऐसे भी कह सकते हैं आप। तो मुख्तलिफ सेक्शंस के अंदर सेपरेशन होगी, और किस बेस पे सेपरेशन वो होगी, कौन सी टेक्निक में? डिस्टिलेशन के जरिए, यानी हीट करने पे। डिस्टिलेशन तो यही है ना, हीटिंग पे वेपर्स बनेंगे और कूलिंग पे वो लिक्विड दोबारा से वेपर्स चेंज हो जाएंगे लिक्विड में। डिस्टिलेशन तो ये है। तो फ्रैक्शनल का मतलब कि डिफरेंट सेक्शंस के अंदर बनेंगे। और डेफिनेशन की बात करें तो डेफिनेशन का जो मेन पार्ट है डेफिनेशन का, वो ये शो करता है कि इस पर्टिकुलर केस में आप टू आर मोर देन टू लिक्विड्स, उनको यहां से सेपरेट कर सकते हो। अब ये ऐसे लिक्विड्स हैं जो आपस में सोलुबल हैं, यानी आपस में कंप्लीटली मिसिबल हैं, आपस में कंप्लीटली हल हुए हुए हैं। ऐसे लिक्विड्स को आप सेपरेट करोगे, और किस बेस के ऊपर सेपरेट करोगे, ये इंतहाई ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप इनको सेपरेट करोगे बेस्ड ऑन देयर बॉइलिंग पॉइंट्स। बॉइलिंग पॉइंट्स की बेस पे इनकी सेपरेशन होगी। अब एक और क्रिटिकल चीज यहां पे है, उसको भी देखें कि ये जो बॉइलिंग पॉइंट पे इनकी सेपरेशन है, इसलिए जरूरी है कि इन दोनों लिक्विड्स के दरमियान जो टेम्परेचर डिफरेंस है वो 25 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा हो। अगर इससे ज्यादा टेम्परेचर डिफरेंस होगा तो इनकी सेपरेशन आसानी के साथ हो सकेगी बाय डिस्टिलेशन। अगर कम टेम्परेचर होता है तो जो इनके वेपर्स हैं वो आपस में मिक्स हो जाएंगे, और मिक्सिंग से जो सेपरेशन की एफिशिएंसी है वो कम हो जाएगी। लिहाजा उस मिक्सिंग से बचने के लिए टेम्परेचर डिफरेंस दोनों के दरमियान में एटलीस्ट 25 डिग्री के राउंड अबाउट होना चाहिए, इसके आसपास होना चाहिए टेम्परेचर डिफरेंस, ताकि इनके वेपर्स के दरमियान एक वाज़ेह तौर पे जो है वो आइडेंटिफिकेशन रहे, दोनों को अलग तरीके से हम इनको सेपरेट कर सके, दो लिक्विड को। अब इसके केस में जो ऑपरेटर्स यूज होगा वो डिस्टिलेशन ऑपरेटर्स ही है, लेकिन इसमें एक एडिशन चीज है जो सिंपल डिस्टिलेशन में नहीं थी। सिंपल डिस्टिलेशन में एक चीज मौजूद नहीं थी, और वो यहां पे आपको नजर आ रही है। ये चीज मौजूद नहीं थी, इसका नाम है फ्रैक्शनेटिंग कॉलम और डिस्टिलेशन कॉलम। डिस्टिलेशन कॉलम है ये। अब इसका पर्पस क्या होता है डिस्टिलेशन कॉलम का? ये डिस्टिलेशन कॉलम वेपर्स को कलेक्ट करता है और उन वेपर्स को फिर आगे भेजता है। यानी आपको आइडिया तो है कि ये लिक्विड्स हैं, और मुख्तलिफ लिक्विड्स के वेपर्स मुख्तलिफ टेम्परेचर के ऊपर बनेंगे, और उन वेपर्स को कलेक्ट करके आगे भेजना, उन वेपर्स को सेपरेट करना, ये इंतहाई ज्यादा जरूरी है। और ये जो इसको ये वाली जो स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, ये फ्रैक्शनेटिंग कॉलम है। तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में अगर और सिंपल डिस्टिलेशन में अगर की अपरेटस का डिफरेंस देखा जाए तो फ्रैक्शनेटिंग कॉलम हो, कि सिंपल डिस्टिलेशन में यूज नहीं होता, जबकि फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के अंदर डिस्टिलेशन कॉलम जो है वो प्रॉपर्ली यूज होता है। तो ये इन दोनों का डिफरेंस है। अब जब आपने डिफरेंस देख लिया तो अब हम सिंपल इसके प्रोसेस या प्रोसीजर को देखते हैं कि ये किस तरीके से इसमें ऑपरेट होता है, या फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन किस तरीके से की जाती है। सबसे पहले आपके पास जो लिक्विड का मिक्सचर होगा, दो से ज्यादा लिक्विड्स होंगे, उन लिक्विड्स का मिक्सचर होगा। उन लिक्विड के मिक्सचर को आप ऐड करेंगे किसमें? इस डिस्टिलेशन फ्लास्क के अंदर हीट करेंगे। हीट करने पे इनमें से कोई एक ऐसा होगा जो लो टेम्परेचर पे, जिसका लो टेम्परेचर के ऊपर वेपर्स बन जाएंगे, और दूसरा ऐसा होगा जो हाई टेम्परेचर पे बनेगा। तो जिसके लो टेम्परेचर पे वेपर बनेंगे वो फौरन वेपर किस में आएंगे? वो आएंगे फ्रैक्शनेटिंग कॉलम में। अब यहां पे फ्रैक्शनेटिंग कॉलम में ऐड किए जाते हैं ग्लास के बीड्स। अब ग्लास बीड्स क्या है? ग्लास बीड्स छोटे छोटे पीस हैं, ग्लास के शीशे के बने हुए छोटे छोटे पीसेस, जो यहां पे आप देख भी रहे हैं कि यहां पे हल्के हल्के वो पीसेस नजर आ रहे हैं, शीशे के पीसेस। जैसे हमने बॉइलिंग चिप्स ऐड किए थे सिंपल डिस्टिलेशन में, ऐसे ही यहां पे फ्रैक्शनेटिंग कॉलम के अंदर क्या ऐड किए जा रहे हैं? ग्लास बीड्स। अब इनका पर्पस क्या होता है? बेसिकली ग्लास बीड इंक्रीज करते हैं सरफेस एरिया को, इंक्रीज करते हैं सरफेस एरिया। और आपको यह भी आइडिया होना चाहिए कि जितनी कोई चीज बीड या पाउडर फॉर्म में जाती जाएगी उतना उसका सरफेस एरिया बढ़ता जाएगा। तो ये सरफेस एरिया को इंक्रीज करते हैं, और जब सरफेस एरिया इंक्रीज होता है तो कंडेंसेशन में, इसके बाद जो वेपर आगे चल के कंडेंसेशन होंगे,
उसके लिए जो वेपर होते हैं, अब देखिए एक वेपर जाएगा, दो वेपर, तीन वेपर, तो उससे ज्यादा जो कंडेंसेशन है वो इफेक्टिव तरीके से नहीं हो जाएगी, क्योंकि फाइनली बनना क्या है, लिक्विड्स बनने, और लिक्विड्स बनने के लिए, लिक्विड के बनने के लिए वेपर्स जितने ज्यादा होंगे उतना ज्यादा क्वांटिटी में लिक्विड बनेगा। अगर वेपर बहुत कम होते हैं, एक जा रहा है, दो जा रहा है, उनके दरमियान सेपरेशन, ये गैप बहुत ज्यादा होता है वेपर्स में, तो उसकी जो कंडेंसेशन है वो प्रॉपर नहीं हो सकेगी। तो कंडेंसेशन को इफेक्टिव करने के लिए वेपर्स का ज्यादा जाना जरूरी है, क्योंकि जितने ज्यादा वेपर्स जाएंगे उतना ज्यादा क्या बनेगा, वहां से उतना ज्यादा लिक्विड बनेगा। तो वेपर्स का ज्यादा जाना जरूरी है। अब वेपर ज्यादा जाने के लिए पहले उनको कलेक्ट करो, वो ज्यादा इकट्ठे हो जाएंगे, और ये कलेक्शन कौन करेगा, ये फ्रैक्शनेटिंग कॉलम में होगी, ग्लास बीड्स मदद करेंगे, क्योंकि ये सरफेस एरिया को इंक्रीज करेंगे, और सरफेस एरिया इंक्रीज होगा तो उससे जो कंडेंसेशन के लिए अवेलेबल और जो वेपर्स होंगे, अब सरफेस एरिया के इंक्रीज करने से असल में वेपर ज्यादा जाएंगे कंडेंसेशन में, और जब ज्यादा जाएंगे तो इसने किसको फैसिलिटेट किया है, सरफेस एरिया का बढ़ जाना, इसने कंडेंसेशन के प्रोसेस को फैसिलिटेट किया है, ये कंडेंसिंग ऑफ वेपर्स को फैसिलिटेट किया। इसलिए बुक में आपको एक लाइन मिलेगी कि ग्लास बीड्स इंक्रीज करते हैं सरफेस एरिया को, ताकि उससे कंडेंसेशन ऑफ वेपर्स जो है उसके उसमें उसमें ज्यादा असिस्टेंस मिल सके, सपोर्ट मिल सके। चलें ठीक है, अब ग्लास बीड इसमें ऐड हो गए, सरफेस एरिया इंक्रीज हुआ, और इसकी वजह से वेपर यहां ज्यादा कलेक्ट हुए। अब वो वेपर्स गए कंडेंसेशन में, थर्मोमीटर लगा है, टेम्परेचर रेंज आपको आइडिया होगी किस रेंज में है, क्योंकि टेम्परेचर की मदद से ही आप मुख्तलिफ लिक्विड को सेपरेट करोगे। वो जा रहे हैं कंडेंसर के अंदर, और मैं पिछली ही टाइप में आपको बता चुका हूं कि कंडेंसर जो है वो क्या करता है, वो एक तरफ से हॉट वाटर एंटर हो रहा है, सॉरी कोल्ड वाटर एंटर हो रहा है, और दूसरी तरफ से वो हॉट वाटर की फॉर्म में रिलीज हो रहा है। तो अब ये जो इसमें वेपर्स जा रहे हैं, इनको जब टेम्परेचर लो मिलेगा तो लो टेम्परेचर के ऊपर ये कॉन्डेंस होंगे, और कॉन्डेंस होकर ये किस में चेंज हो जाएंगे, लिक्विड में, और लिक्विड आपको फ्लास्क में कलेक्ट कर लिया जाएगा, जिसको आप रिसीविंग फ्लास्क कहते हैं। तो ये आपका पहला डिस्टिलेट होगा। लेकिन याद रखो कि एक लिक्विड अभी गया है, दूसरा लिक्विड अभी भी जो डिस्टिलेशन फ्लास्क है उसमें पड़ा हुआ है। तो जब ये पूरे का पूरा लिक्विड अलग हो जाएगा, फिर टेम्परेचर दोबारा से बढ़ेगा, और जब ये टेम्परेचर दोबारा से बढ़ेगा तो दूसरे लिक्विड को अब यहां से ये रिलीज करेगा, और फिर दूसरा लिक्विड भी ऐसे ही वेपर्स में जाएगा, वेपर को फ्रैक्शनेटिंग कॉलम में कलेक्ट किया जाएगा, और फिर ये कंडेंसर से गुजरते हुए दोबारा से किस में आ जाएंगे, ये डिस्टिलेट में आ जाएंगे, और इस तरीके से हम दूसरे लिक्विड को भी सेपरेट कर लेंगे। और अगर मोर देन 2 लिक्विड्स होते हैं तो वो भी इसी प्रोसेस को फॉलो करते हुए सेपरेट हो जाएंगे। यहां एक चीज याद रखो, टेम्परेचर थर्मोमीटर की मदद से नोट डाउन किया जाएगा। मतलब 100 डिग्री पे अगर वाटर हो रहा है, और 78 डिग्री पे अल्कोहल हो रहा है, एथानॉल हो रहा है, तो टेम्परेचर जो है वो थर्मोमीटर की मदद से मैनेज किया जाएगा। अब हम एक एग्जांपल डिस्कस करते हैं। एग्जांपल ले लें आप अल्कोहल और वाटर की, और अल्कोहल में भी एथानॉल ले लें, और वाटर में एथानॉल है और साथ में वाटर है। अगर इन दोनों का मिक्सचर, और हमें यह भी पता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से ये आपस में क्या होते हैं, दोनों हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से दोनों सॉल्युबल है। अल्कोहल वाटर में मिसिबल है, कंप्लीटली मिसिबल है, और यही वजह है कि इसको इसको इसका सोल्यूशन बनता है कंप्लीटली मिसिबिलिटी की वजह से। अब जब ये दोनों मिसिबल हैं तो इनको सेपरेट करना है, और सेपरेट करने के लिए हमारे पास जो टेक्निक है वो वही टेक्निक है जिसको हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, और ये है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन की टेक्निक। और फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन जो है वो फ्रैक्शनेटिंग कॉलम देता है, जिसकी मदद से इसको आसानी से हम अलग कर सकते हैं। तो अब अगर वाटर का बॉइलिंग पॉइंट देखें तो ये 100 डिग्री सेल्सियस होता है, जबकि अल्कोहल C2H5OH एथानॉल का हम बॉइलिंग पॉइंट देखें तो 78 डिग्री होता है। तो बोले जरा पहले कौन होगा, पहले जो सेपरेट होगा वो अल्कोहल होगा, एथानॉल सेपरेट होगा, बाद में वाटर सेपरेट होगा। अब अगर हम थर्मोमीटर पे देखें तो थर्मोमीटर की रीडिंग कुछ इस तरीके से आएगी। जैसे ही हम 78 डिग्री पे पहुंचेंगे, पहले टेम्परेचर शुरू में बढ़ेगा, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री बढ़ रहा है, जैसे ही 70 से ऊपर हुए हमें सोल्यूशन में कुछ थोड़ी बहुत एक्टिविटी नजर आ रही है। जब 78 पे पहुंचे तो वेपर्स बनना शुरू हुए। अब ये वेपर्स बनना किसके शुरू हुए हैं, अल्कोहल के। अब अगर थर्मोमीटर को आप देखें तो थर्मोमीटर की रीडिंग रुक जाएगी, हालांकि आग तो प्रॉपर पकड़ रहा है, नीचे से हीट तो मिल रही है, लेकिन उसके बावजूद रीडिंग रुकी हुई है। तो अब सवाल यह आता है कि वो टेम्परेचर जा किधर रहा है, 78 डिग्री पे थर्मोमीटर आगे शो क्यों नहीं कर रहा है टेम्परेचर को।
तो उसकी रीजन ये है कि 78 डिग्री पे रुका हुआ है, वो सारे का सारा टेम्परेचर जो मिल रहा है वो उसको अल्कोहल के वेपर को कन्वर्ट कर रहा है किस में, अल्कोहल को कंटिन्यूसली लिक्विड को कन्वर्ट कर रहा है वेपर्स में, वो टेम्परेचर उसमें चेंज हो रहा है, इसलिए फिर वो हमें टेम्परेचर थर्मोमीटर से बढ़ता हुआ नजर नहीं आता। याद रखें, जब तक कि आप ग्राफ को सही से एक्सप्लेन नहीं करते, मैं आपको हमेशा कहता हूं कि केमिस्ट्री हो या फिजिक्स, जब तक आपकी ग्राफ के ऊपर कमांड नहीं होगी तब तक आपकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप नहीं होगी। तो यहां पे हम ले लेते हैं टेम्परेचर इस साइड पे वाई एक्सिस के ऊपर जो कि थर्मोमीटर का टेम्परेचर है, और एक्स एक्सिस के ऊपर हम उसकी फ्रैक्शन ले लेते हैं, हम देखते हैं कि किस तरीके से कोई केमिकल कैसे सेपरेट हो रहा है। फ्रैक्शनल सेपरेशन हम देख लेते हैं इसके ऊपर। ये कोऑर्डिनेट कोई ज्यादा फिक्स कोऑर्डिनेट नहीं है, जैसे सेपरेशन दिखाएगा, ये दिखाएगा कितना टाइम हमें लग रहा है। यहां पे आप टाइम ले लें और टाइम से हमें उसकी फ्रैक्शनल सेपरेशन का टाइम पता चल जाएगा कितने टाइम में हो रहा है। हमने जब स्टार्ट किया तो स्टार्टिंग में रूम टेम्परेचर से स्टार्ट किया, और रूम टेम्परेचर राउंड अबाउट यहां पे आप देख लें, यहां पे सपोज कर लें, रीडिंग लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि आप लिखेंगे तो ये इतना ज्यादा एक्यूरेट आपको याद भी नहीं हो सकते, और इतना एक्यूरेट आपने परफॉर्म भी नहीं किया, तो इसको सपोज रीडिंग के साथ चलेंगे। आपने जब स्टार्ट किया तो स्टार्टिंग में अब इसका क्या हो रहा है, ऐसा ऐसा टेम्परेचर बढ़ रहा है, अभी तक कोई वेपोराइजेशन स्टार्ट नहीं हुई, लेकिन जैसे ही इस पॉइंट पे पहुंचे, यहां पे इस पॉइंट के ऊपर, तो अब वेपोराइजेशन स्टार्ट होना शुरू हो गई। और यहां अगर हमने जब देखा तो टेम्परेचर कहां तक पहुंच गया, टेम्परेचर पहुंचा 78 डिग्री सेल्सियस पे। और आपको पता है कि ये टेम्परेचर 78 डिग्री सेल्सियस किसका है, ये एथानोल का टेम्परेचर है, जहां पे वो बॉयल होना स्टार्ट करता है। तो अब इसके बाद जितना टेम्परेचर इसको मिलेगा, एथानोल को जितना टेम्परेचर मिलेगा, ये सारे का सारा टेम्परेचर मजीद ऊपर नहीं बढ़ेगा, हीट ऊपर नहीं बढ़ेगी, बल्कि यहां पे हमें कांस्टेंट लाइन नजर आती है ऐसे, और ये कांस्टेंट लाइन चलती रहती है जब तक कि इसके अंदर डिस्टिलेशन फ्लास्क में, जब तक कि एथानॉल मुकम्मल तौर पे वेपोराइज नहीं हो जाता। और जैसे ही ये मुकम्मल तौर पे वेपोराइज होता है, जैसे ही वेपर्स खत्म होते हैं, लिक्विड खत्म होता है डिस्टिलेशन फ्लास्क से एथानॉल का, तो फौरन से हमें टेम्परेचर थर्मोमीटर में फिर से राइज करता हुआ नजर आता है, और ये राइज करता हुआ टेम्परेचर हमें दोबारा एक पॉइंट तक लेके जाएगा, और इस पॉइंट पर जैसे ही टेम्परेचर 100 डिग्री पर पहुंचता है, अच्छा इस जब टेम्परेचर बढ़ रहा था तो इस पूरे टाइम में कोई भी वेपर्स नहीं बन रहे, लेकिन जैसे ही टेम्परेचर पहुंचा 100 डिग्री पर, आप 100 डिग्री यहां पे लिखेंगे वाई कोऑर्डिनेट के साथ, तो दोबारा से हम देखते हैं कि दोबारा से वाटर के वेपर बनना शुरू हो गए और टेम्परेचर फिर हो गया, और ये टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा जब तक के सारे वाटर के वेपर भी H2O भी वेपोराइज नहीं हो जाता। तो इससे साबित क्या हुआ, इस पूरी एग्जांपल को देखते हुए आपने देखा कि ये वाला जो सारा हिस्सा है यहां से लेकर यहां तक, ये असल में इस पूरे हिस्से में किसकी डिस्टिलेशन हो रही है, इस पूरे हिस्से में डिस्टिलेशन हो रही है एथानॉल की, एथानॉल बन रहा है CH3CH2OH, एथानॉल यहां डिस्टिल हो रहा है, यहां जो पूरा हीट मिल रही है वो हीट किसको कन्वर्ट कर रही है, वो हीट अल्कोहल को चेंज कर रही है उसके वेपर्स में, तो यहां वेपर्स हो रहे हैं। ये पहला टेम्परेचर रेंज बड़ी थी 78 डिग्री पर, तो पहले फेज में यहां पे पहला डिस्टिलेट बना है, इसको आप नंबर 1 डिस्टिलेट या नंबर 1 लिक्विड भी लिख सकते हो। फिर दोबारा से टेम्परेचर बढ़ा है और ये टेम्परेचर वाटर के बॉइलिंग पॉइंट तक गया है, और वाटर के बॉइलिंग पॉइंट के बाद 100 डिग्री के ऊपर किसकी सेपरेशन हुई है, वाटर की सेपरेशन हुई है, तो ये डिस्टिलेट नंबर 2 है। तो आपने देखा कि एक डिस्टिलेट को पहले हमने सेपरेट किया, फिर दूसरा डिस्टिलेट, इसी तरीके से अगर इसमें 3 हैं तो फिर टेम्परेचर दोबारा बढ़ेगा, फिर तीसरा डिस्टिलेट आएगा, उसका टेम्परेचर बिलफर्ज 120 है तो 120 पे आ जाएगा, फिर चौथा है, पांचवा है, जो भी होगा वो इसी तरीके से बढ़ता रहेगा, और इस तरीके से 1 बाय 1 हम सारे डिस्टिलेट्स को रिसीविंग फ्लास्क में वसूल करते रहेंगे अलग अलग तरीके से। अब यहां पे अगर आप एक और एडिशनल चीज को देख लें बस, और वो सिर्फ मैं आपको बता रहा हूं डेली लाइफ में अंदर इसकी इंटरप्रिटेशन क्या है, एप्लीकेशन क्या है, क्योंकि हमने कहा ये एसएलओ बेस है, तो इसका मतलब एप्लीकेशन भी हमने देखनी होगी फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन की कहां पे है। तो पेट्रोलियम की जितनी भी सेपरेशन की जाती है, आपको आप पता है कि पेट्रोलियम में मट्टी का तेल होता है, कैरोसिन ऑयल होता है, पेट्रोलियम के अंदर डीजल होता है, गैसोलीन होता है, गैसोलीन के अलावा इसमें पेट्रोलियम ईथर होता है, नेफ्था होता है, और फर्दर भी इसकी फ्रैक्शन जैसा कि फर्नेस ऑयल है वो भी इसमें होता है, ये सारे पेट्रोलियम में मौजूद है, और मुख्तलिफ टेम्परेचर के ऊपर ये सेपरेट होते हैं।
तो पेट्रोलियम को भी फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से ही सेपरेट किया जाता है, जहां उसकी डिफरेंट टाइप के कंपाउंड उससे अचीव किए जाते हैं। कैरोसिन ऑयल है, उसमें गैसोलीन को अलग कर लिया जाता है। तो आपने मैट्रिक के अंदर भी ये फ्रैक्शन पढ़ी होगी और आपने देखा होगा किस टेम्परेचर रेंज में कौन सा जो केमिकल कंपाउंड है वो सेपरेट हो रहा है। कोई 240 पे हो रहा है तो कोई 280 पे हो रहा है, कोई 280 पे हो रहा है तो नेक्स्ट जो है वो 320 पे हो रहा है। इस तरीके से इनकी सेपरेशन जो हो रही है। फिर एक छोटा सा डिफरेंस का शॉर्ट क्वेश्चन आता है, वो जरूर मेंशन कीजिएगा, बोर्ड के लिहाज से इंपॉर्टेंट है। रावलपिंडी और पंजाब बोर्ड में पूछा जाता है कि सिंपल और फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में फर्क करो। फ्रैक्शनल तो कोई से 4 पॉइंट्स आपने लिखने हैं। पहले आप डेफिनेशन का पॉइंट लिख लो कि सिंपल में सोल्यूशन की सेपरेशन होती है, फ्रैक्शनल में मिसिबल लिक्विड्स की सेपरेशन होती है। दूसरा पॉइंट आप लिख लो कि सिंपल में उन लिक्विड को भी सेपरेट किया जा सकता है जिनके बॉइलिंग पॉइंट में फर्क बहुत ज्यादा डिफरेंस है, जिनके बॉइलिंग पॉइंट में डिफरेंस बहुत ज्यादा है, प्रोमिनेंट है। जबकि फ्रैक्शनल में उनको भी सेपरेट किया जा सकता है जिनमें ज्यादा, जिनके बॉइलिंग पॉइंट में डिफरेंस नहीं है, समालर भी है, कम से कम 25 डिग्री या इसके राउंड अबाउट डिफरेंस हो तो फिर भी चल जाएगा, लेकिन इसको सिंपल से नहीं किया जा सकता। फिर अपरेटस में भी डिफरेंस है कि एक में फ्रैक्शनेटिंग कॉलम यूज होता है जैसे फ्रैक्शनल में होता है, सिंपल में यूज नहीं होता। और फिर इसी तरीके से आपको पता है कि सिंपल में एक ही दफा हम शुरू करेंगे और जब डिस्टिलेट बन जाएगा तो उसके बाद आपकी सिंपल जो है, सिंपल डिस्टिलेशन वो एंड हो जाएगी। यानी एक ही दफा डिस्टिलेट बनता है और सिंपल डिस्टिलेशन एंड हो जाती है, एक ही दफा कंडेंसेशन का साइकिल चलता है। जबकि दूसरी तरफ अगर हम देखें फ्रैक्शन में, तो पहले एक दफा कंडेंसेशन करो, एक को अलग कर लो, फिर चेंज करो रिसीविंग फ्लास्क को, फिर दूसरे को दोबारा से टेम्परेचर रेज करो, दूसरे को अलग करो, तो उसमें कई दफा जो है वो साइकिल रिपीट होता है कंडेंसेशन का। अब सवाल यह आता है कौन सी इनमें सबसे ज्यादा इफेक्टिव है, सिंपल या फ्रैक्शनल? तो याद रखो फ्रैक्शनल ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट। उसकी रीजन ये है कि ये ज्यादा एफिशिएंट है, ये ज्यादा अच्छे तरीके से सेपरेशन करती है। इसके साथ ही हमारा लेक्चर एंड होता है। हाँ, ये पूछा जा सकता है, एक क्विक चेक के अंदर क्वेश्चन है कि डेली लाइफ के अंदर कुछ एप्लीकेशन बताओ फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन की। तो एक मैंने बता दी आपको, पेट्रोलियम की सेपरेशन। दूसरी अल्कोहल की प्यूरिफिकेशन होती है मेडिकल पर्पज के लिए, वहां भी उसको सेपरेट किया जा सकता है। मुख्तलिफ गैसेस को सेपरेट किया जा सकता है। ऑयल की एक्सट्रैक्शन होती है, परफ्यूम को सेपरेट किया जाता है, उसके अंदर भी डिफरेंट टाइप की कंपोजिशन होती है। तो ये सारी एप्लीकेशन है जो डेली लाइफ के अंदर यूज हो रही हैं फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन की। आज इसी लेक्चर में हमने मुकम्मल तौर पे डिस्टिलेशन को एंड कर दिया है, सिंपल और फ्रैक्शन को। अब नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम क्रोमेटोग्राफी को देखेंगे।